स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, विशेष तौर से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू क्योंकि दिल्ली एम्स में उपचाराधीन है, लेकिन क्या आप जानते हैं अगले कल ही लौट रहे हैं, जिसके बाद किस तरह का उनका शेड्यूल रहने वाला है, आते ही फिलहाल किस तरह के बड़े फैसले वो ले सकते हैं, इससे संबंधित जानकारी हम आपको देने वाले हैं। क्योंकि अभी दिवाली का त्यौहार है और इस बीच कर्मचारियों और पेंशनर्स में सबसे ज़्यादा इंतजार महंगाई भत्ते को लेकर भी बना हुआ है। ऐसे में आज अधिकारियों की ओर से क्या कुछ कहा गया है, बिल्कुल जानकारी इससे संबंधित हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। कैबिनेट बैठक भी देखिए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुला ली है। आखिरकार कब ये कैबिनेट बैठक होगी और किस तरह के एजेंडाज इस बारी की कैबिनेट बैठक में रखे जा सकते हैं, ये भी अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। JOAIT पोस्ट कोड 817 के मामले में भी जजमेंट आ गई है। फिलहाल क्या कुछ इसमें सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है, ये भी अपडेट हम आपको देने वाले हैं। लेकिन शुरुआत एक सुसाइड केस से जुड़ी करना चाहेंगे, क्योंकि राजधानी शिमला में ये मामला सामने आया है। लक्कड़ बाजार के पास एक व्यक्ति ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। महज इसकी आयु अभी 30 वर्ष की बताई जा रही है। फिलहाल जो मृतक की पहचान है वो हो चुकी है और साथ ही साथ कोई भी सुसाइड नोट इस व्यक्ति से नहीं मिला है, यानी कि कारणों का पता नहीं चल पाया है कि आखिरकार किस वजह से इसने सुसाइड किया है। लेकिन पोस्टमार्टम के लिए यह शव जरूर भेज दिया गया है और उसके बाद परिजनों को सौंप दिया जाएगा। दरअसल जब इस व्यक्ति ने फंदा लगाकर आत्महत्या की तो आसपास के लोगों ने जल्दी ही इसे IGMC अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां डॉक्टर ने इसे मृत घोषित कर दिया था। दिवाली का त्यौहार है और इस बीच कोई ना कोई राहत भरी खबर भी देखिए आम लोगों के लिए निकलकर सामने आ रही है। हालांकि ये राशन डिपो से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये चीनी से संबंधित जानकारी है। 100 ग्राम अतिरिक्त चीनी राशन डिपो में प्रति व्यक्ति के हिसाब से दी जाएगी। अब मान लीजिए जैसे कि 19 लाख के करीब उपभोक्ता हैं राशन डिपो में, तो यहाँ 100 ग्राम अतिरिक्त चीनी प्रति सदस्य के हिसाब से मिलने वाली है। इसके लिए खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से भी आदेश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही साथ अतिरिक्त ऑर्डर भी मंगवा लिया गया है, क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को 100 ग्राम अतिरिक्त चीनी मिलने वाली है और साथ ही साथ सप्लाई जो है चीनी की वो राशन डिपोओं को भी भेज दी गई है। तो ये हम चीनी से संबंधित जानकारी आपके लिए लेकर आए थे और विशेष तौर से वो लोग जो कि BPL श्रेणी में आते हैं और राशन डिपो से ही अपना सामान खरीदते हैं, उनके लिए एक ये राहत भरी खबर है। देखिए, बिहार के CM की ओर से एक टिप्पणी की गई है महिलाओं पर, जो कि बिहार के CM हैं नीतीश कुमार। विधानसभा में उन्होंने महिलाओं के प्रति कुछ ऐसा कहा था जो कि काफ़ी आपत्तिजनक अभी माना जा रहा है। इसी के चलते जगह जगह पर भाजपाइयों की ओर से आज प्रदर्शन किए गए हैं। राजधानी शिमला की भी बात करें तो CTO में भाजपा के कुछ एक कार्यकर्ता पहुंचे थे प्रदर्शन करने के लिए, जिसमें इन्होंने मांग ये उठाई है कि नीतीश कुमार को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि CM पद की गरिमा को इन्होंने ठेस पहुंचाई है। महज हिमाचल प्रदेश में ही भाजपाइयों की ओर से ये डिमांड नहीं उठाई जा रही है, बल्कि बाकी राज्यों में भी इसी तरह के हालात है। जैसा कि हमने कहा, आज हरोर इनकी ओर से प्रदर्शन किया गया है और इस्तीफे की मांगे उठा रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल की ओर से भी यही कहा गया है कि जो पार्टी महिलाओं का सम्मान ना करना जानती हो वो विकास कैसे कर सकती है। ये जरूरी है कि महिलाओं का सम्मान किया जाए और महिलाओं के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी की गई है उसे कहने में भी हर मीडिया प्लेटफॉर्म को या हर राजनीतिज्ञ को शर्म आ रही है। तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल अगर कोई मुख्यमंत्री कर सकता है तो वो किस तरह की सोच महिलाओं के बारे में रखता होगा और महिलाओं के विकास के बारे में रखता होगा, यहाँ से अंदाजा लगाया जा सकता है। खैर, बड़ी बात यह है जो कि मसला गरमाया हुआ है वो यही है कि इनके इस्तीफे की मांग अब यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। केवल भाजपा की ओर से ही नहीं बल्कि बाकी जो आम महिलाएं हैं वो भी यही डिमांड उठा रही है। सोशल मीडिया पर लगातार ऐसी वीडियोस वायरल हो रही है जिसमें यही मांग महिलाएं बार बार अपनी रख रही हैं कि बिहार के CM को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान से देखिए आज हमने बातचीत की थी और जो स्टोन क्रशर बंद किए गए हैं उस पर जब हमने सवाल किया तो उद्योग मंत्री का कहना था कि बिल्कुल इससे काफ़ी खराब परिस्थितियां हिमाचल प्रदेश में बन रही हैं। जगह जगह काम में भी रुकावटें आ रही हैं, सड़क निर्माण इससे बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। और PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने एक पत्र दिया है उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान को, जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि किस प्रकार से अभी यहाँ पर सड़क निर्माण प्रभावित हुए हैं। साथ ही साथ NHPC
डीवीसी के अधिकारी भी उद्योग मंत्री से मिले थे, जिसमें उनका कहना था कि पार्वती चरण 2 का काम भी प्रभावित हो गया है। हालांकि सबसे बड़ी जानकारी तो ये है कि देखिए रेत और बजरी महंगी हो गई है, क्योंकि बाकी जगहों से जो मटेरियल पहुंच रहा है वो काफ़ी महंगा आगे प्रोवाइड किया जा रहा है, और पंजाब से भी अभी यहाँ पर रेत और बजरी मंगवाई जा रही है, वो वैसे ही यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी महंगी है। तीसरी सबसे बड़ी बात यह कि हिमाचल प्रदेश के रेवेन्यू पर भी देखिए इसका बड़ा असर पड़ रहा है, लेकिन और ज़्यादा परिस्थितियां खराब ना हो, इसी के चलते उद्योग मंत्री ने आज ये हवाला दे दिया है कि जैसे ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शिमला लौटेंगे तो इस मसले पर वो चर्चा करने वाले हैं, और आखिरकार कब तक प्रतिबंध रखना है यहाँ स्टोन क्रशर पर, ये भी उनसे बात करेंगे। ज़रूरी है कि अब इस प्रतिबंध को हटा दिया जाए। हालांकि देखिए जब हिमाचल प्रदेश में आपदा आई थी तो उस वक्त आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से ये प्रतिबंध लगाया गया था, ये उद्योग विभाग की ओर से देखिए यहाँ पर नहीं लगाया गया था। तो ये भी आज मंत्री का कहना था कि ये उन्होंने नहीं बल्कि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लगाया है, लेकिन अब कैसे और कितनी जल्दी इस प्रतिबंध को हटाया जा सकता है इस पर वो चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि सच में मटेरियल जो है काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया है। बड़ी बात यह है कि सड़कों के निर्माण रुक गए हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में यही सड़कें संजीवनी का काम करती हैं आम लोगों के लिए। आज क्योंकि उद्योग मंत्री की औद्योगिक विकास पर भी बैठक हुई है, तो इसमें 2 से 3 बड़े पॉइंट्स उन्होंने रखे हैं। एक तो मेडिकल डिवाइस पार्क को लेकर उसमें भी फीडबैक ली गई है कि कितना काम हुआ है और कब तक यहाँ उद्योगपतियों को प्लॉट्स दे दिए जाएंगे जहाँ अपना अपना यूनिट वो लगा सकते हैं। दूसरी बड़ी बात ये हुई है कि इंडस्ट्रियल एरिया को और कैसे यहाँ पर विकसित किया जा सकता है जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके। हालांकि बल्क ट्रक पार्क को लेकर भी आज काफ़ी गहनता से चर्चा हुई है, लेकिन साथ ही साथ उद्योग मंत्री ने ये भी बताया है कि कांगड़ा में मॉल बनाया जा रहा है और भारत सरकार की मदद से कांगड़ा को पर्यटन क्षेत्र के में भी विकसित किया जाएगा। साथ ही साथ बल्क ट्रक पार्क में नई रिक्रूटमेंट कब से की जा सकती है, कितने पदों पर की जा सकती है, इस पर भी सोच विचार होना शुरू हो चुका है। तो आज की जो बैठक थी इसमें तमाम मसलों को लेकर चर्चा हुई है और ये फीडबैक ली गई है। और एक और चीज़ यहाँ पर जो आज कही गई है उद्योग मंत्री की ओर से वो ये भी थी कि जहाँ जहाँ हिमाचल प्रदेश में भूमि उपलब्ध होगी वो भूमि दी जाएगी उद्योगपतियों को, ताकि अपने उद्योग वहां वो स्थापित कर सके और आसपास के लोगों को रोजगार मिल सके। जब विधानसभा चुनाव थे तो कांग्रेस की ओर से ये गारंटी दी गई थी कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, प्राइवेट क्षेत्र में भी और सरकारी क्षेत्र में भी। अब इसी पर काफी जोर आजमाइश लगाई जा रही है सरकार की ओर से कि कैसे इसे संभव किया जा सकता है। तो अभी देखा जा सकता है बल्क ट्रक पार्क की बात करें, मेडिकल डिवाइस पार्क की बात करें, तो यहाँ पर रोजगार के मकसद से भी कई तरह की बैठकें बुलाई जा रही हैं। फॉरेक्स घोटाला देखिए अब क्रिप्टो घोटाले के बाद हिमाचल प्रदेश में सामने आया है। हालांकि ये जो फॉरेक्स घोटाला है सबसे ज़्यादा स्कैम इसमें जिला मंडी में ही बताया जा रहा है। यहाँ के लोगों को सबसे ज़्यादा शिकार बनाया गया। लगभग अभी सैकड़ों की संख्या सामने आ चुकी है जो कि इस घोटाले में भी शिकार बने हैं, यानी कि जिन्होंने इस घोटाले में भी निवेश किया है। अभी जानकारी जो सामने आई है वो ये भी है कि केवल हिमाचल प्रदेश में ही इस धोखाधड़ी का नेटवर्क नहीं है, बल्कि हिमाचल के साथ साथ पंजाब, गोवा, चंडीगढ़ और गुजरात में भी ये धोखाधड़ी का नेटवर्क बुरी तरह से फैला हुआ है। जो मुख्य आरोपी है वो भी हरियाणा से और दिल्ली से गिरफ्तार किए गए हैं मंडी पुलिस की ओर से। दरअसल मल्टीनेशनल मार्केटिंग की आड़ में इस घोटाले को आरोपियों ने अंजाम दिया है। हालांकि जो इनकी कंपनी थी वो कंपनी एक्ट में ज़रूर रजिस्टर्ड है, लेकिन एक तरह से फाइनेंशियल ट्रेडिंग का लाइसेंस इन्हें नहीं मिला था और ये लोगों को शिकार कुछ इस तरह से बना रहे थे। उन्हें ये झांसा दिया जा रहा था कि डबल इंटरेस्ट के साथ उनके पैसे लौटाए जाएंगे, या फिर जितने पैसे वो अभी निवेश कर रहे हैं उससे दुगुने तिगुने करके वो पैसे उन्हें दिलवाने वाले हैं। तो इसी के लालच में आके यहाँ सैकड़ों लोगों ने फिर इस घोटाले में भी अपने पैसे लगा दिए। अब उन लोगों की ओर से जब शिकायत की गई तो जांच इस पर बिठाई गई और देखा जा सकता है कि नेटवर्क फिलहाल इसका कहां कहां जुड़ा हुआ है। 5 राज्यों में इन आरोपियों की ओर से लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश हो रही थी। हालांकि ये मुद्राओं का एक तरह से कारोबार रहता है और मुद्राओं को लेकर ही झांसा इसमें लोगों को दिया गया। अभी देखिए क्रिप्टो घोटाले को लेकर अगर जानकारी दे तो उसी से हिमाचल प्रदेश उभर नहीं पाया था। न जाने कितने करोड़ों का नुकसान हो चुका है। अभी तक रोजाना उस मामले में गिरफ्तारियां हो रही हैं। अब दूसरा घोटाला यहाँ पर सामने आ गया है, फॉरेक्स घोटाला। देखिए जब भी कोई ऐसा शॉर्टकट फॉर्मूला किसी भी व्यक्ति की ओर से दिया जाता है पैसे कमाने का तो उसके झांसे में ना आए, क्योंकि कुछ दिन तक तो हो सकता है कि अपनी बात को सच साबित करने के लिए वो डबल करके भी पैसे आपको दे दे, लेकिन फिर जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे
आप उस व्यक्ति की तरफ और ज़्यादा आकर्षित होंगे और वो आप उसके शिकार बन जाएंगे। बाद में यही व्यक्ति फिर विदेश की ओर भाग जाते हैं आपके सभी पैसे लेकर। और यही बात आज यहाँ मंडी एसपी की ओर से भी कही गई है कि इस तरह के घोटालों का शिकार ना बने, काफ़ी सावधानी से ही पैसों के मामले में आप सोच विचार करें, यानी कि सावधानी बरतने की काफ़ी आवश्यकता है। तो देखा जा सकता है यहाँ भी डबल इंटरेस्ट का झांसा दिया जा रहा था। हूबहू बिल्कुल वैसा ही मामला है जैसा हमें क्रिप्टो घोटाले में देखने में आया है। तो फॉरेक्स में भी इसी तरह से लोगों को शिकार बनाने की कोशिश की गई है। अगली बात हम पर्यटन क्षेत्र से जुड़ी करना चाहेंगे, क्योंकि अब देखिए फेस्टिव सीजन आ गया है। इस बीच राजधानी शिमला में काफ़ी भीड़ पर्यटकों की देखने के लिए मिलती थी, लेकिन होटलियर एसोसिएशन नाराज चल रही है सरकार से और इनकी ओर से कारण ये दिया जा रहा है नाराजगी का कि जो फैसला वर्तमान सरकार ने लिया था टैक्स को लेकर वो इन पर भारी पड़ा है। अभी तक पर्यटकों के वाहन यहाँ पर नहीं पहुँच रहे हैं। जो बाहरी राज्यों के टैक्सी ऑपरेटर्स हैं वो पर्यटकों को यहाँ लाने के लिए अभी भी खुशी से सहमत नहीं है। कारण इसका ये है कि उन्होंने पूरी तरह से टैक्स हटाने की मांग उठाई थी। हालांकि देखिए 3,000 रुपये से घटाकर ये टैक्स 500 रुपये कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी सैलानी नहीं आ रहे हैं। फेस्टिव सीजन शुरू हो गया है और पर्यटकों की संख्या ना के बराबर ही हिमाचल प्रदेश में देखने के लिए मिल रही है, जिस वजह से हिमाचल प्रदेश का रेवेन्यू भी बुरी तरह से अफेक्टेड हो रहा है। और इसके पीछे का कारण यही है कि जो पहले टैक्स बढ़ाया गया था वो गलत निर्णय था। अब होटलियर एसोसिएशन का कहना है कि प्रचार प्रसार भी वर्तमान सरकार की ओर से इस तरह का नहीं किया गया है टैक्स घटाने के बाद कि सभी को उसकी जानकारी मिल सके। इनकी ओर से ये माना जा रहा है कि अभी बहुत सारे टैक्सी ऑपरेटर्स ऐसे हैं जिन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं है बाहरी राज्यों में, और पर्यटकों को भी इस बात की जानकारी नहीं है कि टैक्स घटा दिया गया है, इसलिए शून्य के बराबर यहाँ पर्यटकों की संख्या देखने में आई है। हालांकि जब फेस्टिव सीजन शुरू होता था तो देखिए सबसे ज़्यादा रिज मैदान भरी नज़र आता था शिमला का, लेकिन इन दिनों की बात करें जो तस्वीरें वहाँ से निकलकर सामने आ रही है, महज स्थानीय लोग ही रिज मैदान पर घूमते फिरते नज़र आ रहे हैं। अदरवाइज अगर हम पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा की बात करें तो काफ़ी पर्यटक इस वक्त यहाँ पर पहुँच जाते थे, और अब इसके बाद स्नोफॉल भी होगा तो उस वक्त देखा जाएगा कि ये सफ़ेद नज़ारा देखने के लिए कितने पर्यटक यहाँ आते हैं। हज़ारों की तादाद यहाँ पहले पहुँचती थी और अब सैकड़ों के हिसाब से भी पर्यटक यहाँ नहीं आ रहे हैं। देखिए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में क्योंकि कुलपति पद पर नियुक्ति होनी है और इसी बीच अब मंडी विश्वविद्यालय के लिए भी आवेदन मांग लिए गए हैं। राजभवन की ओर से जो विज्ञापन जारी हुआ है उसके अनुसार 30 नवंबर 2023 तक ये आवेदन दिए जा सकते हैं। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन हुआ है, ये सर्च कमेटी है। इसी कमेटी की ओर से नाम रिकमेंड किया जाएगा गवर्नर को कि किसे कुलपति के पद पर बिठाया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के लिए जब विज्ञापन पद यहाँ जारी हुआ था, विज्ञापन जब जारी हुआ था तो उसमें 21 दिन का समय दिया गया था आवेदन लेने के लिए। तो अभी देखा जा सकता है अब मंडी विश्वविद्यालय के लिए भी ये शुरुआत हो चुकी है। जल्दी ही दोनों विश्वविद्यालयों को उनके कुलपति मिल जाएंगे, इस तरह की उम्मीद जताई जा रही है। शिक्षकों के युक्तिकरण पर अब आना चाहेंगे क्योंकि शुरुआत इसकी हो चुकी है। दरअसल शिक्षा विभाग की ओर से सभी उपनिदेशकों से एक डाटा मंगवाया गया है। इसमें 2 तरह की लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी उपनिदेशकों की ओर से। एक तो वो जहां पर शिक्षक कई वर्षों से एक ही स्थान पर डटे हुए हैं, आपसी सहमति कई बार ये शिक्षक कर लेते हैं, आपसी तालमेल के चलते फिर एक ही स्थान पर डटे रहते हैं और तबादला होने से अपना बचा लेते हैं। और दूसरी लिस्ट वो मंगवाई गई है जहाँ पर शिक्षकों की कमी चल रही है। दरअसल शहर से सटे वो स्कूल जहाँ पर पर्याप्त मात्रा नहीं है शिक्षकों की, बल्कि अतिरिक्त मात्रा में जहाँ पर शिक्षक हैं, अब उन्हें रैशनलाइज किया जाएगा, उन्हें वहाँ से ट्रांसफ़र किया जाएगा उन स्कूलों में जहाँ पर उनकी आवश्यकता है। हालांकि पहले ही इसे लेकर ऐलान देखिए सरकार की ओर से कर दिया गया था, लेकिन अब प्रक्रिया शुरू हो गई है। लिस्ट मंगवा ली गई है ऐसे शिक्षकों की भी जो कि पिछले कई वर्षों से एक ही स्थान पर डटे हुए हैं, और दूसरी लिस्ट ये होगी कि किन स्कूलों में शिक्षकों की कमी है ताकि वहाँ उन शिक्षकों को ट्रांसफ़र किया जा सके। विशेष तौर से अगर शिमला के साथ लगते क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ मैक्सिमम ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहाँ अधिकतर संख्या में शिक्षक हैं, और ये ज़रूरी है कि केवल पर्याप्त मात्रा में ही शिक्षक होने चाहिए स्कूलों में ताकि जो दुर्गम क्षेत्र है या दूर दराज के क्षेत्र है वहाँ पर शिक्षकों की कमी ना हो सके। और प्रक्रिया शुरू हो गई है। साथ ही साथ शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज एक बात ये भी क्लियर की है कि बैच वाइज आधार पर या सीधी भर्तियों के माध्यम से जो 4,000 के करीब पद भरे जाएंगे शिक्षकों की, कोशिश ये की जाएगी कि सबसे पहले इन शिक्षकों को वहीं भेजा जाए जहाँ पर इनकी ज़रूरत है, भले ही वो दुर्गम क्षेत्र क्यों ना हो। और शहरों में जो शिक्षक पिछले कई सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं उन्हें भी अब दुर्गम क्षेत्रों में भेजा जा सकता है। इसीलिए सूची मांग ली गई है और युक्तिकरण की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है।
अधिकारी कर्मचारियों के तबादले भी आज हुए हैं। ये बिजली बोर्ड से संबंधित जानकारी हम लेकर आए हैं। 100 के करीब ये कर्मचारी और अधिकारी हैं जिनके तबादले किए गए हैं। कारण ये रहा है कि दरअसल पहले प्रोजेक्ट कार्यालयों में इन्हें तैनात किया गया था, लेकिन अब जैसे ही प्रोजेक्ट कार्य पूरा हो गया है तो कार्यालय वो बंद कर दिए गए हैं। दोबारा से इन्हें बिजली बोर्ड मुख्यालय के साथ अटैच कर लिया गया है और वहाँ जो गाड़ियाँ लगाई गई थी, सरकारी गाड़ियाँ, उन्हें भी बिजली बोर्ड मुख्यालय के साथ फिर अटैच किया गया है। इसमें अधीक्षण, अधिशासी, सहायक, कनिष्ठ अभियंता, बेलदार, चपरासी तक को बदल दिया गया है। और देखिए कई जगहों पर यहाँ प्रोजेक्ट कार्यालय भी इनके शुरू किए गए थे, जिसमें गानवी, भावनगर, चंबा, तीसा, सुंदरनगर, मंडी और ज्यूरी जैसी जगहें हैं। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि प्रोजेक्ट वर्क क्योंकि पूरा हो गया था, उसके बाद कार्यालय बंद हुए, तो ज़रूरी था कि इन्हें भी दोबारा से वहीं तैनाती दे दी जाए जहाँ से बुलाया गया था, जिन कार्यालयों से पहले इन्हें बुलाया गया था। और कार्यकारी निदेशक कार्मिक मनोज कुमार ने बुधवार को इस बारे में आदेश जारी किए हैं। तो ये अधिकारी और कर्मचारियों से संबंधित जानकारी लेकर आए थे। स्कूलों से जुड़ी आपको एक और अपडेट दे देते हैं। दरअसल ये 3 के करीब ऐसे सरकारी स्कूल हैं जो कि योल कैंट के दायरे में आ रहे थे और इन तीनों स्कूलों को नोटिफाई कर दिया गया है। इसमें एक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल योल कांड डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का है, दूसरा गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल स्टेट गॉडवन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का है और तीसरा भी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल योल बाजार डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का है। गवर्नमेंट हाई स्कूल योल कांड डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा HP। ये लगभग यहाँ 4 के करीब स्कूल हैं, माफ़ी चाहेंगे, ये 4 के करीब स्कूल हैं जिन्हें कि यहाँ पर नोटिफाई कर दिया गया है और इसे लेकर आदेश भी जारी हो चुके हैं। देखिए एक हैरत अंगेज मामला सामने आया है और ये किरतपुर नेरचौक 4 लेन पर मामला बताया जा रहा है। हालांकि पहली मर्तबा हमें हिमाचल प्रदेश में इस तरह की घटना देखने में आई है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश को शांति प्रिय राज्य भी माना जाता है। 6 से 7 के करीब नकाबपोश थे जो कि हर किसी के वाहन को रोकने का प्रयास कर रहे थे और इन्होंने गाड़ी पर भी हमला किया। कोशिश इनकी ओर से ये की जा रही थी कि ये लूटपाट कर सके उस व्यक्ति के साथ जो अपनी गाड़ी रोकेगा। ये जानकारी दी गई है सुंदरनगर के एक व्यक्ति की ओर से ही। ये चंडीगढ़ से अपने घर सुंदरनगर आ रहा था अपने पर्सनल व्हीकल में। और वहीं देखिए बिलासपुर 4 लेन पर छत नामक एक स्थान है जहाँ पर 6 से 7 के करीब नकाबपोश आए। उन्होंने इस व्यक्ति को रोकने की कोशिश की। जैसे ही इस व्यक्ति ने अपना वाहन स्लो किया तो गाड़ी की शीशे पर इन व्यक्तियों की ओर से हमला करने की कोशिश की गई। उसके बाद ये व्यक्ति वहां से भाग गया, लेकिन भागने के बाद जब थोड़ी आगे जाकर इसने अपनी गाड़ी रोकी तो मुख्यमंत्री संकल्प सेवा 1100 पर इसने फ़ोन किया, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स इसे आगे से नहीं मिला। फिर बिलासपुर थाना भी फ़ोन किया, वहाँ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसके बाद NHAI के हेल्पलाइन नंबर 1033 पर संपर्क किया तो उन्होंने पूरी बात ज़रूर सुनी, लेकिन मौके पर कोई भी सहायता इस व्यक्ति को नहीं पहुँचाई गई। तो अब देखा जा सकता है कि देखिए 4 लेन से तो रातों रात और आधी रात को भी बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो गुजरते हैं, जिन्हें अपने घर पहुंचना होता है या अपनी किसी दूसरी मंजिल पर पहुंचना होता है। तो इस तरह के नकाबपोश व्यक्ति भी अब सामने आ रहे हैं जो कि हमला भी गाड़ियों पर कर रहे हैं और लूटपाट मचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहने की बेहद ज़रूरत है। GOAIT पोस्ट कोड 817 से संबंधित अगली अपडेट लेकर हम आए हैं, क्योंकि देखिए इसमें जजमेंट आ गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817, 447 और 556 के मामले में चल रहे केस की जजमेंट अनाउंस हो गई है। हालांकि अभी ऑर्डर जो है अपलोड नहीं हुए हैं, इसे लेकर इंतजार बना हुआ है। लेकिन याचिकाकर्ताओं की ओर से ये जानकारी दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि जो 2020 में नियम बने थे उसी अनुसार GOAIT पोस्ट कोड 817 की भर्ती होगी, यानी कि उसी तरह से इन पदों पर भर्ती रहेगी। इन पदों को सेरीगेट नहीं किया जाएगा। हालांकि पोस्ट कोड 817 में कुल पद 1867 ही रहने वाले हैं और जो अन्य 2 पोस्ट कोड है 447 और 556, इसमें भी ये पदों की संख्या नहीं बदलेगी। पहले ये जो सेरीगेट करने की बात कही जा रही थी, इसी के चलते ये लड़ाई बढ़ी थी और कोर्ट में ये मसला गया था। लेकिन अब ये क्लियर हो चुका है कि जो 2020 में नियम बने हैं भर्ती को लेकर वो बदलाव उसमें नहीं होगा और ना ही यहाँ पर इन पदों में सेग्रीगेट किया जाएगा। तो एक ये महत्वपूर्ण अपडेट जो कि हम पोस्ट कोड 817 से जुड़ी लेकर आए थे। अब कैबिनेट बैठक पर आना चाहेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कैबिनेट बैठक बुला ली है और ये 18 नवंबर को होने वाली है, यानी कि दिवाली के ठीक बाद। काफ़ी महत्वपूर्ण भी मानी जा रही है क्योंकि इससे पहले कैबिनेट बैठक नहीं हो पाई, उसे टालना पड़ा। CM सुक्खू का उपचार चल रहा था एम्स में। लेकिन अब जब कैबिनेट बैठक बुला ली गई है तो कई लोगों की निगाहें भी इस पर बनी हुई है और ये 18 नवंबर को ठीक 12 बजे CM सुक्खू की अध्यक्षता में होगी। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से ये नोटिस जारी हो चुका है।
कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते पर अब आना चाहेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा इंतजार में बने हैं। और देखिए अगले कल ही, क्योंकि सीएम सुक्खू भी अब शिमला लौट रहे हैं और मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की ओर से ये कहा गया है कि महंगाई भत्ता तो कर्मचारियों को और बिल्कुल पेंशनर्स को भी दिया जाएगा, लेकिन ये तभी संभव है जब सीएम सुक्खू यहाँ आएंगे। अब अगले कल आ रहे हैं, इस पर चर्चा होगी और उसके बाद ही कोई डिसीजन इनके लिए लिया जाएगा। हालांकि दूसरी ओर देखिए अभी राज्य सरकार लोन भी लेने जा रही है। इससे पिछले महीने 1000 करोड़ का लोन लिया गया था, अब 800 करोड़ रुपए का लोन फिर लिया जाएगा। ये 15 नवंबर तक सरकारी खाते में लोन आ जाएगा और उसके बाद देखा जाएगा कि किस तरह का डिसीजन फिर महंगाई भत्ते को लेकर होता है। फिलहाल तो अगले कल का इंतजार है जब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और फिर अगले 2 से 3 दिन में महंगाई भत्ते को लेकर अनाउंसमेंट होती है या नहीं, ये अब यहाँ पर उम्मीद काफ़ी ज़्यादा कर्मचारियों में बनी हुई है। और मुख्य सचिव का ये कहना है कि बिल्कुल तोहफा इस बार कर्मचारियों को दिया जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री के आने का इंतजार हो रहा है, उनसे पहले चर्चा होगी, उसके बाद डिसीजन होगा। फिलहाल अभी देखिए 4-4% की, क्योंकि 3 किस्तें महंगाई भत्ते की बकाया हैं जो कि कर्मचारियों को जानी हैं और हर बार ये देखने में आता था कि कोई ना कोई तोहफा कर्मचारियों को और पेंशनर्स को ज़रूर दिया जाता है सरकार की ओर से, इसीलिए उनकी निगाहें अब इस महंगाई भत्ते पर पूरी तरह से बनी हुई हैं। वहीं अगर सीएम सुक्खू के स्वास्थ्य से जुड़ी आपको जानकारी दे तो देखिए अब बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। यही कारण है कि अगले कल शिमला लौट रहे हैं। ठीक 3 बजे अनाडेल में इनका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा और उसके बाद ये अपने सरकारी आवास ओक ओवर जाने वाले हैं। इस बार दीपावली अपने परिवार के साथ ही मनाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं आने वाले कुछ दिनों में इनके फील्ड के दौरे नहीं होने वाले हैं, क्योंकि डॉक्टर्स की ओर से अभी साफ मना की गई है। इसी वजह से जो जनता के दरबार है वो भी नहीं लगाए जाएंगे और वर्कलोड भी काफ़ी कम रखा जाए, ये भी डॉक्टर की सलाह इनके लिए रही है। यानी कि अपने सरकारी आवास ओक ओवर तो ये आ रहे हैं, लेकिन वहाँ कौन आता है जाता है इस पर पूरी तरह से निगरानी रहेगी। दूसरा व्यक्ति जो इनसे मिलने जाएगा उनका स्वास्थ्य भी बिल्कुल ठीक होना चाहिए। प्रोटोकॉल में फिलहाल ये बात भी यहाँ मेंशन की गई है। और पेट दर्द की शिकायत के बाद हालांकि देखिए पहले ये आईजीएमसी गए थे और आईजीएमसी से फिर इन्हें दिल्ली एम्स के लिए रेफर किया गया था और अब बिल्कुल स्वस्थ होकर शिमला लौट रहे हैं। लेकिन आने वाले कुछ दिनों के लिए इनके दौरे एक तरह से नहीं रखे गए हैं, यानी कि फील्ड दौरे बहुत कम होंगे या फिर ना के बराबर ही रहने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए यही जानकारी, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।